अच्छा, इन जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर होता क्या है कि चलें इसको कोड से खोल लें। मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखें, जब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास 2 स्टैक्स हैं, स्टैक यू और स्टैक पी, ठीक है? और यू के अंदर कुछ वैल्यूज़ हम लोग पुश करते हैं, यू डॉट पुश 5 टू 7। तो ये कुछ वैल्यूज़ हम लोगों ने जो है वो स्टैक में पुश कर दी। तो ये हमारे पास एक यू स्टैक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 5 टू 7 ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई। और हमारे पास एक स्टैक है बी, हम लोग ये कहते हैं बी डॉट पुश 10, ठीक है? तो बी के अंदर हमारे पास जो है वो स्टैक में जो है वो स्टैक में ले आते हैं, 5 सबसे नीचे आएगा, 2 और फिर 7 और बी में हमारे पास लेट्स से 10 आ गया, ठीक है? अब जब हम लोग ये कहते हैं बी इज़ इक्वल टू 10, तो होना क्या चाहिए कि ये यहाँ से 10 ख़त्म हो जाना चाहिए, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और जो कुछ यू में है वो इधर चल सॉरी बी इज़ इक्वल टू 10 नहीं, बी इज़ इक्वल टू यू जब हम लोग करते हैं, तो बी से 10 जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और जो कॉन्टेंट्स यू के हैं वो बी में कॉपी हो जाने चाहिए। तो 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, ठीक है? तो इससे हम लोग इस तरह करेंगे क्योंकि इक्वल टू का equal to operator is defined for primitive data types and classes available in C++ था, उसकी किसी भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमारे पास इक्वल टू की फंक्शनलिटी डिफाइंड होती है। लेकिन अब जब हम लोग यूजर डिफाइंड क्लासेस के लिए, जैसे हमारे पास स्टैक हम लोगों ने खुद डिफाइन किया क्लास, इसके लिए जब हम लोग बी इज इक्वल टू यू करते हैं तो कंपाइलर को ये नहीं पता होगा कि उसने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। लेट्स सी के हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, वो भी हमें फ़ौरन पता लग जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोड किया था, इसके अंदर से हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग जो हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू और जो हम लोग ने ओवरलोड करवाया था उसे हम लोग फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर देते हैं, अपने कोड से निकाल देते हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग कोड को हम लोग जो है वो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टैक यू कॉमा वी और यू डॉट पुश 5 टू 7 और फिर बी डॉट पुश 10, ठीक है? और फिर बी इज इक्वल टू यू कर देते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास कंपाइल होता है या नहीं होता। तो जी प्लस प्लस स्टैक डॉट सी पी पी हमारे पास कंपाइल हो गया। दैट मीन्स कि असाइनमेंट ऑपरेटर को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया और होगा ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसका कोड जनरेट करता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, उसके अंदर वो शैलो कॉपी करता है। व्हाट इज शैलो कॉपी? के यू की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बी के अंदर कॉपी हो जाएंगी, ठीक है? तो इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था उसके अंदर मैंने वो ड्रॉ करके आपको सारा बताया था कि किस तरह यू डॉट टॉप वी डॉट टॉप में कॉपी हो जाएगा, यू डॉट साइज की वैल्यू वी डॉट साइज में चली जाएगी और यू डॉट डाटा में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो वी डॉट डाटा में चला जाएगा। तो दिस इज शैलो कॉपी कि सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है,
हमें एड्रेस नहीं कॉपी करना, हमें v के लिए एड्रेस नया क्रिएट करना है और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने उसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो वन बाय वन कॉपी करनी है। और इसका मसला क्या होगा, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो पहले यू की मेमोरी जो है वो रिलीज़ होगी, हम लोग डिलीट करेंगे डिस्ट्रक्टर के अंदर। जब वी की कर रहे होंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा मेमोरी एलोकेशन का, या जो भी दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका एरर आ जाएगा कि हमारे पास ये मेमोरी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है। तो लेट्स सी, जैसे कि हमारे पास मेमोरी एलोकेशन का जो है वो एरर आ गया। ठीक है, एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि एक मरतबा यू और वी जो है बेसिकली सेम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्लास के अंदर कोई भी हम लोग डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जिस तरह इस केस में हम लोग डाटा की मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द इक्वल टू ऑपरेटर। उसकी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब ऑपरेटर इक्वल टू, दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं कि जो सी प्लस प्लस का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, वो हमें नहीं चाहिए। हम लोग बेसिकली अपना बिहेवियर जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग डीप कॉपी करें। डीप कॉपी का क्या मतलब है कि इस केस के अंदर वी के लिए हम लोग अलहदा से मेमोरी एलोकेट करें और यू के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 0 इंडेक्स से लेके टॉप इंडेक्स तक, वो वन बाय वन सारी उसके अंदर कॉपी कर लें। ठीक है? तो ये हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर हम लोगों के पास इसका सिग्नेचर क्या होता है, इसको ये बेसिकली हमारे पास वैसे स्टैक टाइप की ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग उसको जो है वो वॉइड कर लेते हैं और अज्यूम ये कर रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो उसके अंदर जस्ट दो ऑब्जेक्ट को जो है वो हम लोग पास कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू पी कर रहे हैं, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर लेते हैं। अब ये पैरामीटर का क्या होता है, जब हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी u इज इक्वल टू वी, तो v जो है वो हमें एज पैरामीटर मिल जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग सोर्स के नाम से, सोर्स के लोकल पैरामीटर के अंदर उसको रिसीव कर रहे हैं। और u किधर गया, ये जो डायरेक्टली हम लोग मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे ये u के हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने u इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू u लिखा, तो u जो है वो हमारे पास एज लोकल पैरामीटर चला गया इन केस ऑफ v इज इक्वल टू यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन केस ऑफ v इज इक्वल टू यू, यू विल बिकम लोकल पैरामीटर, दैट इज जो हम लोग सोर्स कह रहे हैं। ठीक है, और फिर द प्रॉपर्टीज, द मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली accessed will be of v, which is on the left side of। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको कि जो जब v इज इक्वल टू यू करते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं। इसके अंदर u जो है वो एज लोकल पैरामीटर रिसीव हो जाएगा, जो भी हम लोग इस पे कॉन स्टैक इसी टाइप का हम लोग पैरामीटर लेंगे। ठीक है, जिस टाइप की हमारे पास क्लास है, तो u जो है वो हमारे पास इधर एज पैरामीटर रिसीव हो जाएगा। सोर्स के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, दैट मीन सोर्स डॉट टॉप करेंगे तो उसका मतलब होगा u डॉट टॉप, सोर्स डॉट साइज करेंगे तो उसका मतलब होगा u डॉट साइज। और फिर उसके बाद जो है वो वी किस तरह एक्सेसिबल होगा कि डायरेक्टली टॉप, डायरेक्टली साइज, डायरेक्टली जो है वो हम लोग डाटा लिखेंगे, तो वो हमारे पास वी के मेंबर वेरिएबल्स होंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जो यू डॉट टॉप है वो सोर्स डॉट टॉप के थ्रू एक्सेस करके हम लोग वी डॉट टॉप में डाल देते हैं, यू डॉट साइज को वी डॉट साइज में डाल देते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास यू के लिए सॉरी वी के लिए अगर मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास नल नहीं है। इसके हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी इसको नल कर देते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम लोग उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, दैट मीन्स कि वो नॉन नॉन नल उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो हम लोग उसको पहले वाली मेमोरी को फ्री करते हैं और पहले वाली मेमोरी को फ्री करने के बाद हम लोग न्यू मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब b इक्वल टू यू करेंगे तो u की एग्जिस्टिंग मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी जिसमें 10 पड़ा हुआ था। ठीक है, और b के लिए नई मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब v तो वही रहेगा, उसके लिए मेमोरी जो है वो हमारे पास नई मेमोरी जो
है वो एलोकेट हो जाएगी। ये बेसिकली वी डॉट डाटा है और ये यू डॉट डाटा होगा। तो उसके अंदर नई मेमोरी एलोकेट होगी और उसके अंदर फिर हम लोग 1 बाय 1 ये वैल्यूज जो हैं वो हम लोग कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो नई मेमोरी हम लोग एलोकेट कर रहे हैं और फिर 1 बाय 1 यू डॉट डाटा से वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, 1 बाय 1 उनको रीड कर रहे हैं और उनको जो है वो हम लोग वी के डाटा के अंदर कॉपी कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब लेट्स से हम लोग जो है वो एक और ऑपरेटर जो है ओवरलोड करवाना चाहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि इफ ओके p इज इक्वल टू यू करने के बाद हम लोग कहते हैं वी डॉट पुश 20। ठीक है, उसके अंदर 20 हम लोग पुश करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि इफ b इज लेस देन यू, और लेस देन ऑपरेटर को अभी के लिए हम लोग इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि अगर v का साइज जो है, v के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो u के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है जब v इक्वल टू यू किया तो 5 to 7 v के अंदर आ गया और फिर हम लोगों ने u v के अंदर एक एडिशनल पैरामीटर, एडिशनल वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी 20। तो v के अंदर अब 4 वैल्यूज होंगी, u के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी। तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं सी आउट v इज स्मॉलर देन u और एल्स में हम लोग जो है वो कह देते हैं u इज स्मॉलर देन v। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एरर आ गया कि ऑपरेटर लेस देन जो है वो तो डिफाइंड नहीं है। चलो इक्वल टू में तो वो कॉपी कर लेगा ना, 1 बाय 1 वैल्यू शैलो कॉपी कर लेगा, कंपाइलर खुद उसका कोड जनरेट कर देगा। अब लेस देन तो अब कंपाइलर को नहीं पता कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से लेस कैसे हो सकती है। तो इसको हम लोग किस तरह करते हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, और ये सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम लोग इस सिग्नेचर से इम्प्लीमेंट करते हैं ऑपरेटर लेस देन। ठीक है, जैसे अभी लेस देन को कर रहे हैं और इसके अंदर अगर u इज लेस देन v है तो हमारे पास, या v इज लेस देन u है, लेट्स से v इज लेस देन अगर u है तो हमारे पास u जो है वो एज पैरामीटर रिसीव होगा और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है दैट मींस v, अगर v इज लेस देन u है तो v के मेंबर्स वेरिएबल्स हैं डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे, जिस तरह हमारे पास इक्वल टू में था। तो यहाँ पे भी इसी तरह कॉन्स्टैक m% सोर्स कर देते हैं। ठीक है, और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप जो है भूल कर लेंगे। आज का लैब टास्क है उसके अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उसके अंदर उसकी फंक्शनलिटी किसी और तरीके से है। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल ये देख रहे हैं कि किस टैग के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा है। तो इसका कोड क्या होगा बेटे? इफ v लेस देन, भी तो हम लोग डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल्स उसके डायरेक्टली एक्सेस करेंगे ना। तो डेटा मेमोरी नॉट डिलीट इक्वल्स टू करेंगे। नल। डेटा नॉट इक्वल टू नल, अच्छा और कोई? डेटा इज नॉट इक्वल टू नल से तो हमें ये होगा कि उसके अंदर मेमोरी एलोकेटेड है या नहीं, और ये इनफैक्ट कॉन्स्ट हमारे पास हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने ऐसा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, सॉरी चेंज नहीं करनी, मेंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो बेसिकली हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ये लिखते हैं कि लेट्स से v इज लेस देन u, तो इसके अंदर u जो है वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और जो v के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे। तो टॉप और साइज करके करेंगे। एक्सेलेंट। साइज तो शायद एरे का साइज है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कितने पड़े हुए हैं वो मैटर करता है, तो टॉप से करेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली अगर देखें तो टॉप्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, कि जिसकी टॉप की वैल्यू बड़ी होगी उसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं।
तो हम लोग ने देखना है तो कि टॉप P लेस की देन जो src डॉट Top is less than एक्सीलेंट src डॉट टॉप, तो ये हमारे पास जो है वो अगर ये ट्रू है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर ये फॉल्स है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये ऑपरेटर ओवरलोड में आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जो लैब का आपका टास्क है उसके अंदर यही फंक्शन आपने ओवरलोड करना है, किसी और तरीके से ओवरलोड करना है, ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, तो इसको अब हम लोग कंपाइल करके रन करके देखते हैं। u इज स्मॉलर देन v, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास u के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े हैं, वैसे स्मॉलर देन तो नहीं होना चाहिए, स्मॉलर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अच्छा, इन एनी केस, क्योंकि इस केस में तो ये स्मॉलर देन है, लेकिन अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होंगे तो फिर हमारे पास वो स्मॉलर देन वाली स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं रहेगी। तो अब इस केस में हमारे पास u के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, v के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें हमारे पास ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और हम लोगों ने इस ऑपरेटर को जो है वो ओवरलोड करा दिया। एक लास्ट ऑपरेटर, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप एडीटी के अंदर कभी कोई सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। और इनफैक्ट जो आपके पास STL है, जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है स्टैक की, उस पर भी हम लोग आएंगे। उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो एडीटी के अंदर कोई चीज़ सी आउट नहीं हो रही, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो वी वांट टू लाइक डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन अ स्टैक ना, तो वो हम लोग वैल्यूज जो है वो कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं, दैट वुड नॉट बी नाइस, तो हम क्योंकि वो फिर डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर हम लोग सी आउट यूज़ कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंसर्शन का ऑपरेटर है लेस देन, वो हम लोग ओवरलोड करवा लेते हैं। इनफैक्ट वो ओवरलोड नहीं होता, उससे हम लोग जो है वो एज अ फ्रेंड फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड फंक्शन का पता है किसी को? नो सर। सर अच्छा, ये देखें कि अगर हम लोग एक और लेट्स से क्लास लेते हैं, चलो एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन f void f, और इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्टैक constack एम्परसेंड s, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये कह देते हैं कि सी आउट s डॉट टॉप, तो यहाँ पे ये चीज़ चल जानी चाहिए या नहीं? नहीं चल रही। फ्रेंड फंक्शन का जरिए होगा क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट वेरिएबल है ना, तो हमारे पास टॉप प्राइवेट वेरिएबल्स है, प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं होते हमारे पास क्लास के बाहर। लेकिन व्हाट इफ कि हमारी बहुत मजबूरी है कि हम लोगों ने इस फंक्शन में लाजमन इसको एक्सेस करना ही करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम लोग फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। तो जो हमारी स्टैक की क्लास है, इस स्टैक की क्लास के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जी ये जो हमारे पास है फंक्शन, अब ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्लास का फंक्शन जो है वो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, जस्ट ऑप्शन, बेटा में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक बंद कर दो। वैसे कहीं ऑप्शन होती थी यार। अब मैं किसी का माइक ऑन है बेटे, माइक जो है ना वो आप ऑफ कर दें। अच्छा, कमिंग बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, अब हम लोग ये कह रहे थे कि
अब हम लोग हमारी जो है वो एक हम लोग ये लाजमन ये करना चाहते हैं कि एफ के अंदर हम लोग टॉप को एक्सेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एफ है हमारे पास इसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं फ्रेंड, जो उसका सिग्नेचर है वॉइड एफ और आगे जो इसका पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको एफ को जो है वो हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब फ्रेंड फंक्शन का क्या मतलब है कि ये जो एफ फंक्शन है इट इज अ फ्रेंड ऑफ दिस क्लास टैग and this function is allowed to access the private member variables of this class। तो जब हम लोग f को जो है वो फ्रेंड बना देंगे तो f के अंदर हम लोग इस क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास एरर नहीं आ रहा, अब आपके पास s डॉट टॉप को जो है आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यस सर। ये माइक की आवाज मुझे ही आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है? आ रही है Addition, सर। कोई आइडिया है किसका माइक है ये? सर ये मोहम्मद शाहजेब का बयान हुआ था। अच्छा शाहजेब, बेटा इंसान बन जाओ। नहीं सर, मैंने तो बताया कि किसी काम है। अच्छा चलो बस आप देख लिया करो। नहीं शाहजेब नहीं आई गेस। कोई और है? अवैस, मैं हुणे बैक कॉल करदा। अच्छा सॉरी सॉरी, अब्दुल्ला यूनुस। अब्दुल्ला यूनुस है। अब्दुल्ला यहाँ पे तो उसका माइक ही नजर आ रहा है, म्यूट ही नजर आ रहा है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यूनुस, जी सर। तो बेटे अपना माइक म्यूट रखें आप। जी सर कर दिए सर, वो गलती से हो गया सर। और अभी आप क्लास, आई होप क्लास में बैठे हुए हैं, जो आवाजें आ रही हैं वो लग नहीं रहा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। ओके नहीं सर, वो भाई आए थे रूम में। अच्छा चलो ठीक है, भाई को बता दिया करो ना मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ, तो आप बस ये समझे मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा चलें, हम लोग फ्रेंड फंक्शन को देख रहे थे, इसकी समझ आ गई है सबको कि जब हम लोग किसी फंक्शन को फ्रेंड बना देते हैं, वैसे क्लासेस को भी फ्रेंड बना सकते हैं। जब हम लोग किसी फंक्शन या क्लास को फ्रेंड बना देते हैं तो उस फंक्शन के अंदर फिर हम लोग उस क्लास के, अगर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को समझ आ यस गई ये सर। बात सबको? अच्छा, अब सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों ने इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना होता है तो क्योंकि वो हमारे पास एज सच स्ट्रीम उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उसको यूजुअली हम लोग फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स से हमारे पास एक कोई फंक्शन होगा ऑपरेटर लेस देन, ठीक है। और इसके कुछ स्पेसिफिक इसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। इसका सिग्नेचर क्या होता है कि अगर हमारे पास ये इंसर्शन ऑपरेटर है तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेट्स से फर्स्ट देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस लिए करेंगे। इसे इम्प्लीमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग सी आउट और फिर उसके बाद हम लोग एस करें। कोई स्टैक है हमारे पास, ठीक है, स्टैक एस और सी आउट एस करें तो एस के सारे जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाए, स्टैक में जितनी वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाए। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इस ऑपरेटर को जो है वो ओवरलोड नहीं करवाया। और इसे ओवरलोड करवाने का, या ओवरलोड तो नहीं कराते हम लोग, इसको फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। तो इसे, इस फंक्शनैलिटी को इस तरीके से यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको ऑपरेटर लेस देन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर इसके अंदर हम लोग स्टैक के तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस करके हम लोग उनको डिस्प्ले कर देंगे। इसका सिग्नेचर कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारे पास ओ स्ट्रीम
ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है बाय रेफरेंस, ताकि अगर हमारे पास लेट्स से 2-3 हमारे पास जो है वो स्टैक हैं, ठीक है, और हम लोग वन बाय वन सारों की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसके अंदर क्या करेंगे कि बेसिकली अब ये स्ट्रीमिंग है, ठीक है, और ये जो स्ट्रीम है वो कौन सी है, कंसोल की स्ट्रीम है, सी आउट की स्ट्रीम है, जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन होता है ये कुछ इस तरह का फंक्शन होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास जब हम लोग एस टी वी ए की स्ट्रीम के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम लोग राइट करते हैं, तो हमारे पास वन बाय वन इनका डाटा जो है, जो भी हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम लोग सी आउट की स्ट्रीम पे भेजें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर फंक्शनलिटी हम लोगों ने करनी है वो हम लोग सी आउट की स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम हो सकती है, ओ एफ स्ट्रीम हो सकती है, जो भी स्ट्रीम है, नेटवर्किंग की कोई स्ट्रीम हो सकती है, वहाँ पे हम लोग ये डाटा भेजें, और उसके बाद स्पेस हमारे पास कंसोल की सी आउट की स्ट्रीम पे जाएगा, फिर टी की हमारे पास जो वैल्यूज है वो स्ट्रीम पे जाएंगे एंड सो ऑन। हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकती है, तो इसका सिग्नेचर कुछ इस तरह का होता है कि ये ओ स्ट्रीम रिटर्न करता है हमारे पास ये फंक्शन, ठीक है, इस ऑपरेटर को जब हम लोग ओवरलोड करते हैं, और फिर उसके बाद इसका अपना सिग्नेचर ये होता है कि ये एक स्ट्रीम जो है इस पैरामीटर भी ले रहा होता है। तो ये हमारे पास ओ स्ट्रीम एम% आउट, अब ये स्ट्रीम कौन सी है, अगर हम लोग सी आउट के अंदर कर रहे हैं तो ये जो आउट वाली स्ट्रीम है ये सी आउट हो जाएगी। अगर हम लोग एफ स्ट्रीम के अंदर कुछ ये राइट कर रहे हैं, एफ कोई हमारे पास फाइल है एफ और एफ लेस देन उस स्ट्रीम के अंदर, फाइल स्ट्रीम के अंदर हम लोग दैट मींस फाइल के अंदर कुछ राइट कर रहे हैं, तो ये आउट वाली स्ट्रीम कौन सी बन जाएगी, एफ स्ट्रीम बन जाएगी। तो ये जेनेरिक है, इट डज नॉट नीड टू बी सी आउट, इट कैन बी एफ स्ट्रीम, इट कैन बी ओ एफ स्ट्रीम, इट कैन बी एनी अदर स्ट्रीम। और फिर यहाँ पे जो ये स्ट्रीम के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जो स्टैक टाइप का ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, और वो हम लोग कांस्टेंट बाय रेफरेंस लेते हैं, कांस्टेंट स्टैक m%s, ठीक है। और अभी हम लोग जो है वो क्योंकि इससे रिलेटेड आपका लैब का एक टास्क है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि इसके अंदर देख लेते हैं कि स्टैक के अंदर कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे। जो बाकी फंक्शनलिटी है वो फिर आप लैब टास्क के अंदर करेंगे, लेकिन मेन ये कि इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इस ऑपरेटर को अपनी क्लास के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब सी आउट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आउट लिखेंगे। आउट का क्या फायदा होगा, अगर सी आउट के अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं, उसकी स्ट्रीम में इस ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं, तो कंसोल पे ये चीज़ चली जाएगी। अगर एफ स्ट्रीम के अंदर इस ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं तो फाइल स्ट्रीम, फाइल के अंदर वो चीज़ चली जाएगी। तो इसको हम लोगों ने जेनेरिक किया हुआ है। यहाँ पे अगर सी आउट है तो आउट वुड रिप्रेजेंट सी आउट, अगर यहाँ पे एफ स्ट्रीम है तो फिर आउट वुड रिप्रेजेंट द फाइल स्ट्रीम। और हम लोग ये कह देते हैं कि स्टैक हैज़, और क्योंकि हम लोग इसे फ्रंट फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे इसके मेंबर वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे एस डॉट टॉप प्लस वन वैल्यूज, ठीक है। तो ये हम लोग जस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली आपका जो लैब टास्क होगा उसके अंदर आपने क्या करना होगा, उसके अंदर आपने जो है वो उसकी सारी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करनी होंगी, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एज इट इज हम लोग उठा के फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, और इसको एज इट इज उठा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब ये हमारे पास ऑपरेटर लेस देन जो फ्रेंड फंक्शन हो गया, दैट मीन्स के जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास इस फंक्शन को, ऑपरेटर लेस देन के फंक्शन को स्टैक के सारे जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल होंगे। ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। सर हमारे पास मल्टीपल फ्रेंड फंक्शंस बन सकते हैं ना एक प्रोग्राम में? जी जी, जितने मर्जी बनाए, दोस्तों पे कोई वो नहीं है। क्लासेस तो क्लासेस है ना, टेक्निकल इंसान नहीं है, तो ये जितने मर्जी आप उनके फ्रेंड्स हो। ठीक। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। कमेंट पे क्यों एरर दे रहा है?
Okay, let's compile it and see if it works. तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्ले करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे पास सी आउट के लिए स्ट्रीम के लिए हमारे पास एस काम करेगा या नहीं। तो इसके अंदर हम लोग यू को जो है वो करते हैं, और मजे की बात ये है कि यहाँ पे हम लोग इसके साथ स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग में जो मर्जी हम लोग जो करते हैं, तो सी आउट की स्ट्रिंग जो है वो जब यू देगा तो इसके लिए वो ऑपरेटर लेस देन कॉल करेगा, ठीक है। और यू और इसी तरह हम लोग v को जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। तो v पहले हम लोग u के अंदर देख लेते हैं, हमारे पास ये फंक्शन कॉल होकर लिखा हुआ आ जाएगा u हैज इतने एलिमेंट्स, और फिर v के अंदर u के अंदर 3 होने चाहिए, v के अंदर 4 होने चाहिए। तो लेट्स सी इफ इट कंपाइल्स। void function does not return the value, line 110 110 राइट। तो ये जो हमारे पास है, ये देखें ये स्ट्रीम को रेफरेंस रिटर्न कर रहा है ना, तो स्ट्रीम पे राइट करने के बाद हम लोग उस स्ट्रीम को रिटर्न कर देते हैं। इस रिटर्न करने का हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि जब जिस तरह एस है, तो एस के अंदर जो भी चीज़ स्ट्रीम पे डालनी होगी वो हम लोग इसके थ्रू डाल देंगे, जिस तरह आउट के थ्रू डाल रहे हैं। फिर उसके बाद स्पेस जो है वो भी हमारे पास स्ट्रीम पे चली जाएगी, कंसोल स्ट्रीम पे टी है तो टी के लिए हमारे पास ये फंक्शन होगा, वहाँ पे जो भी डिस्प्ले करेंगे वो स्ट्रीम पे चला जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह रिटर्न करने से जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी रहती है, मल्टीपल हम लोग इसके अंदर लिटरल और ऑब्जेक्ट्स जो पास कर सकते हैं। तो लेट्स कंपाइल इट अगेन। अब ये वार्निंग नहीं आई हमारे पास। तो अब हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सी आउट यू करेंगे तो यू के लिए हमारे पास आ जाएगा स्टैक हैज 3 वैल्यूज, और बी के लिए जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्टैक हैज 4 वैल्यूज। तो अब हम लोगों ने बेसिकली देखें 2-3 ऑपरेटर्स जो है ओवरलोड कर लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये और तरीके से ओवरलोड होता है, इसके अंदर इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यूज है वो हम लोग पर इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज को कॉपी करना होता है। जो लेस देन का ऑपरेटर है वो हमारे पास और तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। लेस देन वाला हम लोगों ने किधर किया था, ये रहा। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग इस लेस देन वाले ऑपरेटर को कॉन्स्ट कर सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, और मोर और लेस इक्वल टू की तरह ये काम करता है। जब इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है तो उन्हें ऐसे हम लोग डायरेक्ट ओवरलोड नहीं कर पाते, हम लोग उसको जो है वो फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इट्स जस्ट अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास, जिसके अंदर क्लास के मेंबर वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन ऑपरेटर को जो ओवरलोड करवाया, तो इसके अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि स्टैक के अंदर स्टैक का साइज बेसिकली हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। लैब टास्क के अंदर अपने स्टैक की वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले करनी होंगी। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। किसी और का? सर ये हमें कंप्लीट बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या पढ़ा रहे हैं आप, मतलब इसका क्या सीन हो रहा है सर। जो हमने पिछली ओप की क्लासेस की हैं उसमें सर यूएमएल और पता नहीं क्या क्या कराते रहे, और हमें कोडिंग का जो मैम आयशा थी उन्होंने बाइनरी फाइल्स का लफ्ज भी नहीं पढ़ाया। उन्होंने जो आप आए और आपने जो बताया हमें पता लगा है बाइनरी फाइल्स भी होती, ये हमारे साथ हुआ है। तो सर हम क्या करें आप? तो बेटे भी मैं करवा रहा हूँ तो सीखो। सर कोशिश कर रहे हैं सर। तो अभी अगर आप ये कह रहे हो कि जो कुछ मैंने समझाया वो नहीं आपको समझ आया, तो आई वुड से कि क्या कर रहे हो आप, मतलब जब शुरू से नहीं समझ आ रहा, जहाँ से नहीं समझ आ रहा वहां से पूछो ना। मतलब 1 घंटा हो गया हमें बैठे हुए इधर, और आप उसके आखिर में जाके कह रहे हो कि कुछ आप कुछ क्या समझ करवा रहे आ हो, रहा है कुछ यानी समझ सर, नहीं आ कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ कुछ नहीं आ रही है ऐसे। और तो रिपीट जो में नहीं आ रही देखो वो आप। कौन पूछेगा, मुझे कैसे पता चलेगा नहीं आ रही? आप सर पूछोगे फिर तो मुझे रिपीट। पता चलेगा ना। ओके सर। इन एनी केस दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड, तो आप जो है वो हाँ सर बाद रिपीट में में देखना। दोबारा देख लेना, ठीक है। तो जी इसके सर। अंदर जो है वो आप जो है वो सारी उम्र अब ब्लेम नहीं करते रहोगे अपने टीचर्स को कि उन्होंने जो है वो कुछ नहीं सिखाया। आपने जो है वो जब आपको मौका मिलता है तो आपने सीखना है। फिर अगर आपको अब मैं करवा रहा हूँ तो यू हैव टू लर्न इट। आपने ये नहीं कहना कि सर नहीं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़ थी, तुम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स में क्यों सीखे, उस वक्त हमें सिखानी चाहिए थी। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो सीख लो। यस सर एक फेवर करते हैं, अगर आप टाइम एक्सटेंड कर दे थोड़ा। सर इस तो ठीक है।
ठीक है, मैं 1 आवर एक्सटेंड कर देता हूँ उसको। शुक्रिया सर। क्यों कोड जो है वो हमारे पास यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जस्ट इसकी फंक्शनैलिटी आपने जो है वो डिफरेंट करनी होगी और अपने तौर पे करना है। अभी बार बार अनाउंस करने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कॉपी कर रहे हैं लैब टास्क ना, तो वो उन लोगों के नेगेटिव 50% लगते जा रहे हैं। तो जस्ट Yes, मेक श्योर कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, खुद करो। इसके अंदर ना किसी की हेल्प करो, ना किसी से हेल्प लो। अच्छा, okay, I think I started from the basics. But if for God's sake अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बिल्कुल शुरू में पूछ लिया करो जिस वक्त नहीं समझ आती। ठीक है, मतलब 1 घंटे के बाद जो है वो लैला मजनू वाला आपने सुना हुआ है ना, कि वो एक बंदा जो है सारी रात लैला मजनू की या हीर रांझा की कहानी सुनाता रहता है और उधर एक वो बंदा बैठा होता है, सुन रहा होता है। वो जब सारी कहानी सुना देता है पूरी रात पे, तो वो कहता है कि लैला जो है वो लड़का था या लड़की थी। मतलब इस तरह नहीं करें कि आपका जो है वो सारा आपका लेक्चर जो है वो कवर हो गया और उसके बाद जो है वो आप पूछ रहे हैं कि जी ये तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या करवा रहे हैं। दिस डजंट लुक नाइस ना। मैं आपको क्वेश्चन करने से डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं इनकरेज कर रहा हूँ, लेकिन आप टाइमली क्वेश्चंस करें। जब जैसी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, जस्ट आस्क इट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है।